Hello everyone, this is me Sitesh Yadav and I welcome you all to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात की थी। आज हम बाकी दूसरी चीज़ें के ऊपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आज सारी चीज़ों को समअप कर दूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं JNK की जो छूट रही हैं। तो आज हम बात स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स से। तो यह हमारा अर्थ है। सम मिलियंस ईयर एगो यहाँ पे मिडिल पार्ट में आप माउस का कर्सर को देखिए, जो मिडिल पार्ट था वहाँ एक लैंड मास था जिसे कहते थे पेंजिया, और बाकी पार्ट वाटर थे। तो जो पेंजिया है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ। जो अपर पार्ट था उसे बोला गया अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला पार्ट जो था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के फिर टुकड़े हुए। गोंडवाना लैंड जो नीचे वाला पार्ट था उससे भारत उससे अलग हुआ, इंडियन प्लेट बोलते हैं जो। फिर वो भारत इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा। फिर जाके अंगारा लैंड में भी काफ़ी टुकड़े हुए। तो एशियन प्लेट, जैसे कि यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं, इंडियन प्लेट इस तरफ मूव करने लगा जैसे कि मैंने कहा, और जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। यहाँ देख सकते हैं यह इंडियन प्लेट था, यहाँ से यह इंडियन प्लेट था। ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो फिर यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम जूम इन करें तो हम देख सकते हैं। अच्छा, हिमालय का फिर हिमालय 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, फिर दूसरा लेसर हिमालय, फिर तीसरा है शिवालिक। तो जो ग्रेटर हिमालय है, जो हिमाद्री है, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बर्फ़ से ढका हुआ है माउंटेन रेंज, यह पार्ट है। और जो मिडिल हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, वो ये वाला पार्ट है। और जो शिवालिक है फिर वो निचला पार्ट है। टोटल जम्मू एंड कश्मीर दो टेरिटरी में डिवाइड हो चुकी हैं, एक लद्दाख टेरिटरी और एक JNK टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक जम्मू रीजन हो गया और एक कश्मीर वैली बोलते हैं जिसे। तो ये कश्मीर वैली, ये पार्ट है कश्मीर वैली जिसे हम कहते हैं। ये ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री और मिडिल हिमालय। अच्छा, ये इस रीजन में इसे पीर पंजाल रेंज कहते हैं। उसके बीच ये कश्मीर वैली आता है। जम्मू वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके निचला पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, और जो अपर पार्ट है वो शिवालिक रेंज के पास पड़ता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्लाइमेट कैसा होगा यहाँ का। JNK का क्लाइमेट जो साउदर्न पार्ट है वो पंजाब की तरह होगा, ज़्यादा गर्म पड़ती है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है यहाँ पे। और जो अपर पार्ट होता है वह इट्स मोर लाइक कश्मीर वैली क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। ये कतरा एक फेमस प्लेस है जहाँ से लोग वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं त्रिकुटा माउंटेन पे। और ये कश्मीर वैली, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट है। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाती है, और मिनिमम -35 डिग्री तक रहती है, -15 डिग्री तक रहती है। और वो भी जो माउंटेन वाले इलाके हैं उस वहीं पे -15 डिग्री तक, और जो प्लेन इलाके हैं वहाँ -5 डिग्री तक टेम्परेचर रहती है। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन, उसे न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज है। हर साल अराउंड 5 मिलीमीटर ये बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये जो इंडियन प्लेट है वो इस तरह मूव करता है, उसकी वजह से माउंटेन की जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। और ये एरिया है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, वह पुरानी है, पहले से ही ऑलरेडी फॉर्म्ड माउंटेन रेंज थी। तो यहाँ पे जो
पहली ट्रांस हिमालय रेंज है, जिसे काराकोरम रेंज कहते हैं, वो अराउंड इस तरह से इस तरह जाती है। दूसरी जो है वो लद्दाख रेंज है इस तरह से। तीसरी जो है जस्कर रेंज है। जो लद्दाख वाला एरिया है, जो इंडिया का पार्ट है, इतना ही पार्ट है इंडिया का। यह चाइना ऑक्युपाइड है, चाइना के द्वारा, और ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, बल्तिस्तान गिलगिट वाला पार्ट। अच्छा, तो जो लद्दाख वाला पार्ट है वह बेसिकली 4 माउंटेन रेंज इसमें पड़ते हैं। पहला एक काराकोरम भी पड़ता है, दूसरा लद्दाख रेंज पड़ता है, तीसरा जैस्कर रेंज भी पड़ता है, और चौथा जो हिमाद्री है हिमालय की, वो रेंज भी लद्दाख में पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे जो माउंटेन्स रहती हैं, पीक रहती हैं, वो काफ़ी ऊंची ऊंची रहती हैं, और यहाँ बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे लोग काफ़ी कम रहते हैं। अराउंड 3 लाख की पॉपुलेशन है लद्दाख का। सो एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे रहती है। और आगे बात करें कुछ रिवर, जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं, जैसे कि इंडस रिवर, ये मानसरोवर लेक है, इसके पास से ही निकलती है इस तरह से। फिर लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में आती है इधर। उसके बाद फिर टर्न करती है लद्दाख रेंज के माउंटेन पास के थ्रू इस साइड आ जाती है। फिर इस साइड से लेह की तरफ बढ़ते हुए कारगिल लेह की तरफ बढ़ते हुए फिर कारगिल जाती है। फिर उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस जाती है। उसके बाद फिर इस साइड जाके फिर वापस आके यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है। और इम्पोर्टेंट रिवर एक और यहाँ पे है झेलम अनंतनाग, यहाँ पे अनंतनाग है, इसके पास से निकलती है। फिर श्रीनगर होते हुए यहाँ पे उलर लेक है, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ से बारामूला होते हुए फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चली जाती है। और यहाँ पे एक सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है श्रीनगर का डल लेक। ठीक है, यही जियोग्राफिकल फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है। अच्छा, एक और रिवर के बारे में बता देता हूँ यहाँ से, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर इधर से जम्मू होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है, जिसका नाम है चेनाब। और फिर जम्मू के जस्ट पास से जो एक रिवर जाती है उसका नाम तावी है, जो कि बाद में चेनाब से मिल जाती है। सो आई थिंक जो जियोग्राफिकल फीचर है JNK का, जो मोस्ट ब्रॉडली जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब जानते हैं कि कश्मीरी लोग अपने आप को कैसे गर्म रखते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वहाँ टेम्परेचर -15 डिग्री तक चला जाता है। तो कैसे वो बचते हैं इससे? यहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ उनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे फेरान कहते हैं। वो काफ़ी ढीला ढाला ड्रेस रहता है। जब स्नोफॉल पड़ता है उसमें भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है, उससे बचाने से, स्नोफॉल से बचने में। और वो साथ में एक पोर्टेबल हीटर लेके चलते हैं, जो कि मिट्टी से बना हुआ होता है। उसमें कोयले वगैरह डाले रहते हैं, जैसे कि आगे मैं दिखाऊं तो इस तरह का रहता है वो। तो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, वो अपने हाथों को अंदर कर लेते हैं, और जो ये कंगरा है, जिसे कंगरी भी बोलते हैं, उसे अपने अंदर रख लेते हैं। उससे उनकी बॉडी को गर्म रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और यहाँ पे वो उनका जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है कश्मीरियों का, वो है नून चाय। वो कहते मोस्टली लोग सुबह उठते ही नून चाय पीते हैं, और ब्रेड जो कि बेकरी से मिल जाता है इजीली, साथ में इसे खाते हैं। वो कश्मीरी कहवा का जो है कश्मीरी में उसका मतलब 11 होता है। तो यह टी है, वो 11 मसालों से बन के तैयार होती हैं, जैसे कि इलायची हो गया, अदरक हो गया, शहद हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिर काली मिर्च हो गई। ये सब सारी चीज़ों से मिलके ये बनता है। और जनरली ट्रेडिशनली
वो उससे इसमें पकाते हैं, जिसे बोलते हैं समोवर। इस बीच में जो प्लेस है, यहाँ पे कोयला डाला जाता है और यहाँ वाटर डाला जाता है, फिर सारे मसालों को डाला जाता है, फिर इस कोयले से यह गर्म होता है और फिर इससे परोसा जाता है। वाजवान, यह कश्मीरियों का एक मील है जिसमें कि बहुत सारे क्यूसिन रहते हैं। 7 से 36 डिशेस रहती हैं इस मील में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रेडिशनली इसे 2 लकड़ी, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं, उनके बीच में आग जलाया जाता है, फिर उस पर इनको बनाया जाता है। ये जनरली कोई फंक्शन हो या फिर कोई शादी हो, उसमें यह वाजवान बनाया जाता है। फिर उससे शादी से एक दिन पहले जैसे फिर वाजवान तैयार होता है। फिर एक कॉपर प्लेट है जिसे कि ट्रेम कहते हैं, उसमें परोसा जाता है। 4 लोग मिल के खाते हैं एक प्लेट में, आप देख सकते हैं। अब जानते हैं JNK की इकोनॉमी कैसे चलती है वहाँ पे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अराउंड 80% लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और 2019 डेटा के हिसाब से 9,000 करोड़ का टर्नओवर इस सेक्टर से हुआ। टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा योगदान रखता है इकोनॉमी पे, JNK की इकोनॉमी पे। 8% ऑफ टोटल GDP टूरिज्म से आती है और फिर अराउंड रफली 1 लाख पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हैंडीक्राफ्ट कश्मीर में काफ़ी समय से ट्रेडिशनली बनाया जाता है और यह भी उनके इकोनॉमी में, JNK की इकोनॉमी में काफ़ी अपना, इनका भी अब काफ़ी, हैंडीक्राफ्ट का भी काफ़ी रोल है। 2019 डेटा के हिसाब से 2,000 करोड़ का टर्नओवर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से आया। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही हैं, जो कि टेक्सटाइल बेस्ड हैं, एग्रो बेस्ड हैं, फॉरेस्ट बेस्ड हैं। जैसे वहाँ पे एक कश्मीरी विलो एक ट्री है, उससे क्रिकेट बैट बनाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट मतलब वो चीज़ जो हाथों से और ट्रेडिशनल टूल की मदद से बनाया जाता हो। कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट काफ़ी समय से बनाया जाता है रहा है और सिल्क, वूल, कारपेट, पेपर मैश प्रोडक्ट, जो कि पेपर मैश मीन्स इसमें क्या होता है कि पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर उन्हें भिगोया जाता है, फिर उन्हें ग्राइंड किया जाता है, फिर फेविकोल की मदद से डिफरेंट आकार बनाए जाते हैं। सॉल काफ़ी फेमस है JNK का। इसमें कढ़ाई भी होती है, काफ़ी सुंदर तरीके से वो करते हैं। फिर कॉपर और सिल्वर के यूटेंसिल, कंटेनर, ये सब काफ़ी बनाए जाते हैं। वालनट वुड पे काफ़ी वुड को लेके काफ़ी उस पर डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि हम अगले वीडियो में देख सकते हैं। ये वालनट वुड है, इसमें वो डिज़ाइन बना रहे हैं। और ये पेपर मैश प्रोडक्ट और ये कॉपर वेयर है। और एक हैंडीक्राफ्ट है जो कश्मीरी सोल, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। आप सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। यह अपने फाइन क्वालिटी, सॉफ्टनेस, ड्यूरेबिलिटी और इंसुलेशन के लिए फेमस है। यह कश्मीरी सोल कश्मीरी ऊल से बनती हैं। कश्मीरी ऊल कश्मीरी गोट से पाई जाती हैं और उनमें कुछ फेमस जो सोल हैं, जिसे कहते हैं पाशमीना सोल और साहूत। पाशमीना सोल एक ख़ास तरह की कश्मीरी गोट हैं जिनका नाम है पश्मीना गोट। यह लद्दाख रीजन में पाई जाती हैं, उनसे मिलता है। और इनका जो लोअर बेली पार्ट है, वहाँ से यह ऊल लिया जाता है, क्योंकि जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता। और दूसरी जो है शाहतूश, वह एक टिबेटियन एंटीलोप से पाई जाती है, जो कि अभी इंडेंजर्ड है। इसीलिए भारत में भी शाहतूश सॉल बैन है। आगे बढ़ते हैं अब।
टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब देखते हैं खासकर कश्मीर जो इलाका है वो पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है। तो गुलमर्ग एक जगह है जो लोगों का काफ़ी सबसे फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है कश्मीर में। यहाँ पे लोग गंडोला राइड करते हैं आके, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट गंडोला राइड है और सेकंड लॉन्गेस्ट है। यहाँ पे स्कीइंग भी करते हैं लोग। जिन्हें नहीं आता उन्हें ट्रेन करते हैं, फिर आप स्कीइंग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिव टेम्पल भी है। यहाँ कुछ मूवी वगैरह भी शूट हुई हैं काफ़ी, जैसे कि एक सॉन्ग है जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकड़ है, वह सॉन्ग भी यहाँ शूट हुई थी। दूसरा जो जगह है कश्मीर वैली में पहलगाम, यहाँ भी लोग काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं। यहाँ लोग पोनी राइड, जो कि एक हॉर्स से एक डिफरेंट ब्रीड है, जो कि हॉर्स से थोड़ी छोटी होती है हाइट में। ये जनरली कुछ सामान वगैरह या फिर राइड में यूज़ होती हैं, राइड करवाने में। तो बेसिकली पहलगाम से राइड शुरू होती है और डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ तक राइड्स करवाते हैं लोग। और जो फेमस पॉइंट है वो बैसरान वैली है, यहाँ की व्यू काफ़ी अच्छी है। श्रीनगर, यहाँ डल लेक है। डल लेक पे लोग शिकारा राइड करते हैं, ये शिकारा है, इस पे बैठ के राइड करते हैं लोग। और जो लोग श्रीनगर आते हैं वो हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं होटल के बजाय। यहाँ मुगल्स भी रहे हैं श्रीनगर में, तो मुगल गार्डन वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल शालीमार बाग। अमरनाथ यात्रा ये पहलगाम से शुरू होती है। अच्छा, स्टोरी जानते हैं इसके रिलेटेड, पहलगाम से ही क्यों शुरू होती है। माँ पार्वती जी एक बार शिव जी से एक बार उन्होंने जिद किया कि आप अमर हैं और मुझे हर बार जन्म लेना पड़ता है, फिर काफ़ी तपस्या के बाद फिर आप मिलते हैं, तो हमें भी अमर कर दीजिए। तो काफ़ी जिद की, उसके बाद शिव जी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसा जगह चूज किया जहाँ कोई दूसरी जीव ना मिले, इसलिए उन्होंने अमरनाथ जो गुफा है उसे चूज किया। तो वह पहलगाम आए, पहलगाम में अपनी सवारी नंदी जी को अपने से अलग कर दिए। तो इसलिए लोग पहलगाम से यात्रा शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे शिव जी अपने बॉडी से हर एक चीज़ अलग कर दिए, जैसे चंद्रमा को चंदनवाड़ी जो जगह है वहाँ अलग किए, फिर अपने आप को गंगा जी से भी अलग किए। जो वहाँ पे लोग जिस जगह पे गंगा जी को अलग किए वहाँ लोग हाथ मुँह धोते हैं ताकि पवित्र हो सकें, फिर आगे यात्रा करते हैं। फिर शिव जी माँ पार्वती जी को लेके फिर अमरनाथ गुफे में गए। यहाँ पे उन्होंने अमर कथा स्टार्ट की और माँ पार्वती बीच में सो गई क्योंकि कथा काफ़ी लंबी थी। तो कहते हैं कि यहाँ 2 कबूतर थे, उन्होंने सारी कथाएं सुन ली, वह अमर हो गए और आज भी इस जगह पे वो पाए जाते हैं। अच्छा, यह अमरनाथ की गुफा है वो ठंडियों में बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ पे आप बस मार्च टू अगस्त लोग जाते हैं क्योंकि इस टाइम गुफा से बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फीले शिवलिंग का दर्शन होता है। वैष्णो देवी, यह जम्मू के पास एक कटरा जगह है, वहाँ वैष्णो देवी, उसके पास ही वैष्णो देवी जी का मंदिर है। कटरा से लोग पैदल चलना शुरू करते हैं, 10 से 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। फिर उसके बाद वैष्णो देवी पहुंचते हैं लोग, फिर इनका दर्शन करते हैं, फिर भैरवनाथ टेम्पल जाते हैं लोग, क्योंकि वैष्णो देवी जी ने एक भैरवनाथ जी को वरदान दिया था कि मेरी यात्रा, मेरी जो दर्शन है वह अधूरी मानी जाएगी जब तक कि आपकी दर्शन ना हो। इसलिए लोग वैष्णो देवी जी का दर्शन के बाद भैरवनाथ टेम्पल जाते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। और माना जाता है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु अपनी कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या लेके जाते हैं तो उनकी वो समस्या का समाधान माँ वैष्णो देवी जी कर देती हैं। लद्दाख, यहाँ जो मैंने जैसे कहा कि बस 3 लाख पॉपुलेशन ही यहाँ पे लद्दाख में है। मोस्टली लोग यहाँ पे बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं,
इसीलिए आपको यहाँ ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर सुंदर मोनास्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और बाइकर्स की काफ़ी पसंदीदा जगह है ये, उनका ड्रीम प्लेस है यहाँ राइड करना। और फिर एक यहाँ पे पोंगोंग लेक है, काफ़ी सुंदर लेक है ये। यहाँ पे 3 इडियट मूवी जो थी वो भी शूटिंग हुई है यहाँ पे। अब देखते हैं कश्मीर में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, वहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। सैफरॉन, यह कश्मीर में ही भारत में बस कश्मीर में ही पाया जाता है और वर्ल्ड में बस 2-3 कंट्री ही हैं जहाँ सैफरॉन उगाया जाता है। और कश्मीर में भी जो पंपूर जगह है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, खासकर यहाँ ही 86% ऑफ टोटल सैफरॉन यहीं पे उगता है। क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ सोइल कंडीशन है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी मदद करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो सैफरॉन का रूट है वह लहसुन की तरह है। हर एक सैफरॉन फूल से 3 केसर निकलती हैं सैफरॉन, और 3000 फूल से 10 ग्राम केसर निकलती हैं। और 10 ग्राम केसर का मार्केट वैल्यू इस टाइम पे 2500 रुपये हैं। आप अब समझ सकते हैं इसका रेट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है, हर जगह नहीं उगती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि यह मैंने जैसे कहा 3000 फूलों से बस 10 ग्राम केसर निकलता है, इसीलिए यह काफ़ी इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 2.5 लाख पर केजी। जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है जहाँ यह पाया जाता है वो पुलवामा, जैसे कि मैंने कहा 86%, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं बुदगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, यहाँ सैफरॉन उगाए जाते हैं। एप्पल, कश्मीरी एप्पल काफ़ी फेमस है, जैसे कि सब जानते हैं। यह अपने फ़ाइन क्वालिटी टेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है और सॉइल जो है वह इसे काफ़ी टेस्ट बनाने में और इसकी क्वालिटी बाकी जगह से डिफरेंट होने में मदद करती हैं। जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एप्पल उगाए जाते हैं वो एक है बारामूला है, जहाँ की एक सोपोर टाउन है, सोपोर, वहाँ एशिया की सबसे बड़ी सेकंड बड़ी मंडी है। फिर श्रीनगर में भी उगाए जाते हैं, पडगाम में भी हैं, कुपवारा में भी हैं, और भी 1-2 प्लेस हैं जहाँ पे ऑर्चार्ड देखने को मिलेगा एप्पल का। अगर आप सितंबर अक्टूबर के आसपास कश्मीर में जाते हैं तो आप ऑर्चार्ड का विजिट कर सकते हैं और फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं। यहाँ जनरली एक ऑर्चार्ड में 1500 से 2000 ट्री देखने को मिलती हैं, 15 से 20 वैरायटीज़ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कि कुछ फेमस हैं जैसे कि रेड डिलीशियस, अम्बरी, महाराजी, गोल्डन डिलीशियस, कुछ ये फेमस वैरायटी हैं एप्पल की। चेरी, भारत के कुल प्रोडक्शन में 95% जो प्रोडक्शन चेरी का है वो कश्मीर से ही होता है, जिसमें कि सबसे फेमस वैरायटी है मिस्री। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे तोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ सफाई की जा रही है, फिर पैकिंग करके फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 12 से 13 हज़ार मेट्रिक टन के राउंड चेरी हर साल उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एक और फेमस ड्राई फ्रूट में वालनट है, आलमंड भी होते हैं वहाँ पे काफ़ी। वालनट की बात करी जाए तो 98% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया केवल कश्मीर में से ही उगता है। यह अपने फ़ाइन क्वालिटी के लिए भी फेमस है। जो दूसरे कंट्री से जो वालनट आती हैं उनका टेस्ट, उनका क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। काफ़ी रीज़न है, ड्यू टू टेम्परेचर भी है, और 1-2 रीज़न ये है कि हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्री है वालनट का, उसे तोड़ा जा रहा है, उसे फिर इसे पीट के इसे वालनट को अलग किया गया, फिर इसे वाटर से धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर इसकी ग्रेडिंग की जाती है, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के हैं एक तरफ, फिर दूसरे क्वालिटी के दूसरी तरफ, फिर इसे उस हिसाब से मार्केट में डाला जाता है। और जो रीजन है इसकी फाइन क्वालिटी का, दूसरे कंट्री से जो आती हैं उन्हें एक्चुअली जो धोया जाता है वो दूसरे कंट्री में जैसे यूएस वगैरह में एसिड का यूज़ किया जाता है,
जिससे कि टेस्ट जो है वो, इसकी जो टेस्ट है, मिठास है, वो ख़त्म हो जाती है। और ड्राई भी यहाँ पे जैसे हम सनलाइट में करते हैं वहाँ उनका ड्रायर रहता है। तो ये सारी रीज़न है। ये सारी इम्पोर्टेंट फ्रूट्स थी। वैसे तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एप्रिकॉट हुआ, पियर्स हुआ, कुछ ड्राई फ्रूट जैसे आलमंड हुआ, काफ़ी इनकी प्रोडक्शन होती है। मैं जो मेन मुझे जो लगा उसे मैंने यहाँ पे दिखाया। वहाँ की ट्रेडिशनल डांस है रोफ, जो कि काफ़ी फेमस है JNK में। यह स्प्रिंग महीना के शुरुआत में यह डांस की जाती है। और जैसे कि कुछ फेमस फेस्टिवल जैसे कि ईद है, रमज़ान है, उसमें लोग वहाँ के ट्रेडिशनल अटायर में, रंग बिरंगे कपड़े में वो डांस करते हैं। इसमें बेसिकली फुट स्टेप ही होता है बीट पे। इसमें सबका फुट स्टेप एक तरह से मैच करता है। इससे काफ़ी ये ब्यूटीफुल डांस है। और भी बहुत सारे डांस हैं, पर सबसे फेमस जो ट्रेडिशनल डांस है वहाँ का, वो रऊफ है। आई होप मैंने कश्मीर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे उसको सबको कवर किया। अब हम अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। गुड बाय।